गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जब तक आप साथ हैं हम खास हैं, और जब तक आप साथ रहेंगे हम खास रहेंगे। तो आज का वीडियो 11th क्लास स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ा रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडर्न में आपको दो पार्ट पहुंच चुके होंगे। इसमें मैंने आपको पढ़ाया था डी ब्रोगली समीकरण, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, आधुनिक परमाणु मॉडल और क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर के बाद अगला नाम आता है पाउली का। आज हमारा टॉपिक है पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली का अपवर्जन नियम। ध्यान से पढ़िएगा, कायदे से पढ़िएगा। बहुत सिंपल सी वर्डिंग में 1.5 लाइन 2 लाइन में एक नियम है कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते। किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते। अगर तीन क्वांटम संख्याएं n, l और m, इन तीनों के मान समान हो तो चौथी क्वांटम संख्या s का मान अवश्य भिन्न होता है। इस नियम को दिया था पाउली नामक वैज्ञानिक ने, उसके नाम पर इसे बोला जाता है पाउली का अपवर्जन नियम। एक बार फिर मेरी बात सुनिएगा कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। तो किसी परमाणु ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते। अगर तीन क्वांटम संख्याएं n, l, m, n माने मुख्य क्वांटम संख्या, l माने द्विअंशी क्वांटम संख्या, m माने चुंबकीय क्वांटम संख्या, इन तीनों के मान अगर समान हैं तो चौथी क्वांटम संख्या यानी चक्रण क्वांटम संख्या का मान अवश्य भिन्न होगा। ये बात कही थी पाउली नामक वैज्ञानिक ने, उनके नाम से इसे पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। अब हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। जैसे अगर आया n बराबर 1 के लिए, बताइए एक अक्षर में एक पेज का सवाल आप कैसे लगाएंगे? n बराबर 1, तो अच्छे लोग बताइए कोर्स। कल मैंने एक रिक्वेस्ट और आप लोगों से करी थी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लासिकल यानी प्रारंभिक का पार्ट 1 देखिएगा, क्योंकि मैंने देखा उस वीडियो को कम लोगों ने देखा, उस पर व्यूज बहुत कम है। अगर वो आप वीडियो नहीं समझेंगे तो पार्ट 2 नहीं समझ में आएगा। तो पहले आप प्रारंभिक के दोनों पार्ट देखिए कायदे से, जो लोग अभी इस टॉपिक से नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि बड़े क्लास में एक चेन बनकर चलती है। ये कोई इंटरटेनिंग वीडियो नहीं है कि पिक्चर के है आपने आधी पिक्चर देख लिया, गाना आधा सुन लिया। ये टॉपिक वाइज है। अगर आपको पिछला नहीं आएगा तो अगला नहीं समझ में आएगा, तो उसको पहले आप देखिएगा। उसमें बताया था n बराबर 1, तो कोस कौन सा हमारा होगा? k कोस में इलेक्ट्रॉन भाई लोग कितने होते हैं? 2। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। n बराबर 1 तो कोस का नाम क्या आया? k, और इलेक्ट्रॉन हमारे कितने निकल कर आएंगे? 2। अब हमने लिखा क्या? पहला इलेक्ट्रॉन, फिर हमने लिखा दूसरा इलेक्ट्रॉन। देखिए दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए पाउली का अपवर्जन नियम लगाएंगे। ठीक, तो n बराबर 1, ये तो मान इन्होंने दे रखा है, तो n बराबर 1 तो ऐसे ही हो गया। ठीक, और दो इलेक्ट्रॉन है तो विन्यास इसका क्या बनेगा? 10th में भी हमने बताया था, आज भी हम बताएंगे। विन्यास इसका बनेगा 1s2। अगर यहाँ पर दो होता तो जो होता 2s2, 3 होता तो क्या होता? 3s2। ठीक, s क्यों आया? क्योंकि s में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती? 2। अभी हम सिखा देंगे। तो n बराबर 1, कल हमने एक बात और सिखाई थी। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मन लगा के पढ़िएगा। l बराबर 0 1 2 3, तो क्या होता है? s p d f, यानी s के लिए l का मान कितना होता है? 0। तो l बराबर क्या हो जाएगा? 0, और m बराबर भी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि m का मान निर्भर किसके ऊपर करता है? l के ऊपर। और मैंने आपको कल बताया था एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होते? 2। पहला क्या होता? क्लॉकवाइज, और दूसरा क्या होता? एंटी क्लॉकवाइज। तो पहला इलेक्ट्रॉन है तो s बराबर क्या होगा? +12। ठीक, अब दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए फिर वही n बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर 0 और s बराबर आएगा -12। अब आप देख सकते हैं नियम भी क्लियर है, सवाल भी आपका लग चुका है एक दफे फिर कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन है उनके लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते। अगर तीन क्वांटम संख्याएं n का मान, l का मान और m का मान समान है तो चौथी क्वांटम संख्या s का मान अवश्य भिन्न होगा। सवाल हमारे पेपर में आया n बराबर 1 के लिए पाउली के अपवर्जन नियम को समझाइए। तो n बराबर 1 अगर आया तो कोस हमारा कौन सा होगा? k। इलेक्ट्रॉन हमारे कितने होंगे? 2 का विन्यास क्या हो गया? 1s2। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपने इस 1s2 को पकड़ा, अब आप इस
यानी n बराबर 1 हो गया। फिर आपको क्या नजर आ रहा है s के लिए l का मान कितना होता है 0, l बराबर 0, m का मान l के मान पर निर्भर करता है, तो m बराबर भी क्या होगा 0। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस का 1/2, फिर पूरी बात से दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस का 1/2। बात सबको समझ में आ गई? इतना आप लोग उतार लें। अब इससे थोड़ा बड़ा हम समझाते हैं सवाल। जैसे पेपर में सवाल आया n बराबर 2, अच्छे लोग बताएंगे फटाक से n बराबर अगर 2 है तो बताइए भाई लोग कोस हमारा कौन सा होगा l में इलेक्ट्रॉन भाई लोग कितने होते हैं 8, तो 8 का हम लोग विन्यास क्या बनाएंगे, जरा यहाँ पर गलती करने के चांस आपके ज्यादा है। ठीक, अब की बार आया 2 और इलेक्ट्रॉन हमको 8 बनाना, तो आप क्या लिखेंगे 2s2 और क्या लिखेंगे 2p6। अब उसे आप सोचेगा कि 1s2 नहीं लिखा क्योंकि सवाल हमारा 2 का है, तो 2s2 8 इलेक्ट्रॉनों में 2 हमने s में भर दिया, 6 हमने किसमें भर दिया p में। बात समझ में आ गई? सवाल हमारा 8 बार लगेगा। आप पहली हेडिंग डालेंगे 2s उपकोष, पहले आप हेडिंग डालेंगे 2s उपकोष के लिए, ऐसे करके आप हेडिंग डाल लेंगे। 2s में इलेक्ट्रॉन कितने लगे 2 इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, बहुत जल्दी से आप लगा देंगे। n बराबर 2, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर क्या आएगा प्लस का हाफ। ठीक, फिर से n बराबर 2, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर क्या आएगा माइनस का हाफ। अच्छे लोग बिना समझाए समझ गए, बाकी लोग फिर से ध्यान से समझे। क्या लिखा है 2s, तो n बराबर 2 हो गया। क्या लिखा s के लिए l का मान कितना होगा 0, l बराबर 0 तो m बराबर 0। पहला इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा क्लॉक, दूसरा क्या जाएगा एंटी क्लॉक। पहली बात समझ में आ गई। अब हमारी हेडिंग क्या पड़ेगी 2p उपकोष, 2p उपकोष। अब आप देखकर हमको बताइए केवल क्या कितने इलेक्ट्रॉन टंगे हुए हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा इलेक्ट्रॉन। ठीक, आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। पहला आंसर सभी का आ चुका होगा। क्या लिखा 2, n बराबर 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 2 और n बराबर 2। क्लियर? अब ये क्या लिखा p, बताइए हमारे साथ। p के लिए l का मान कितना होता 1, तो 6 बार फिर से आप लिख देंगे l बराबर 1, 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 l बराबर 1। अब यहाँ पर कुछ लोग गलती करेंगे m के मान में। हमने कल सिखाया था प्लस l से शुरू है माइनस l पे खत्म है, किसको मिलाकर 0। इसकी मैं आपको जुगाड़ सिखा दूं, देखो कैसे। p में ऑर्बिटल यानी डिब्बे कितने बनेंगे 3, 6 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 3 ये भर दिए। ठीक, और 3 आपने ये भर दिए। ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन भर गए, तो पहले आप क्या लिखेंगे +1 0 और क्या आएगा -1, क्योंकि l बराबर है 1, तो m बराबर क्या होगा +1 0 -1। अच्छे लोग हमारी तरफ बहुत गौर से देखें। पहले के लिए बताइएगा कितना आया +1, बताइए दूसरे के लिए कितना आया 0, तीसरे के लिए बताइए कितना आया -1। ओके, अब फिर रिपीट कर दीजिए। चौथे के लिए भी कितना आएगा +1, पांचवें के लिए कितना आएगा 0 और छठे के लिए कितना आएगा -1। फिर से सुनिए, पहला दूसरा तीसरा, तो जो मान पहले का होगा वही चौथे का होगा, जो दूसरे का होगा वही पांचवें का होगा, जो तीसरे का होगा वही छठे का होगा। हमारी भाषा में 3 बार लिखिए, 3 बार पलट दीजिए। देखिए 3 बार आपने लिखा और 3 बार फिर से पलट दिया। क्लियर? अब हम चौथा मान निकालने जा रहे हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, तीनों क्या है क्लॉक, तो s बराबर पहले के लिए, बताइए दूसरे के लिए, बताइए तीसरे के लिए। ठीक, अब चौथा पांचवा छठा एंटी क्लॉक, बताइए चौथे के लिए, बताइए पांचवें के लिए और बताइए छठे के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये हो गए हमारे s के मान, ये हो गए p के मान। ये था हमारा पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक, ऐसे आप कितने भी सवाल लगा सकते हैं, न्यूमेरिकल में हम आपको और सिखा देंगे, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक है हुंड का नियम। व्हाट इज द मीन्स ऑफ हुंड्स लॉ? हुंड ने क्या कहा था? इन्होंने बोला था इस नियम के अनुसार किसी परमाणु ऑर्बिटल में आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आयुग्मित मतलब बिना जोड़े, आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है
परंतु एक ऑर्बिटल में विपरीत स्पिन के, अपोजिट स्पिन के केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक बार फिर इस नियम के अनुसार किसी परमाणु ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं अधिकतम होती हैं, ठीक, जिनके घूमने की दिशाएं भी समान होती हैं, परंतु एक ऑर्बिटल में विपरीत स्पिन के केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये नियम किसने दिया था? हुंड ने। अच्छा, नहीं समझ में आया? एक बार फिर सुनिए। इस नियम के अनुसार किसी परमाणु ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं अधिकतम होती हैं, जिनके घूमने की दिशाएं एक दूसरे के पैरेलल यानी समांतर यानी समदिश होती हैं, लेकिन एक ऑर्बिटल में विपरीत स्पिन के केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा, अगर मैं आपसे तत्वों के बारे में बात करूं या नॉर्मल बात करें, जैसे सपोज करो कि डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो आप इसको हुंड के नियम के अनुसार कैसे बताओगे? देखो, बताओ डी में ऑर्बिटल कितने बनते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन आपको कितने भरने हैं? 7। तो ऐसे भरोगे, क्लॉक 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 क्लॉक, यानी पहले हर ऑर्बिटल में आपको एक एक इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा। फिर आपके पास अगर बचेंगे तो आप डबल करेंगे, एंटी क्लॉक और एंटी क्लॉक। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 1 7, यानी हर ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक थी, जिनके घूमने की दिशाएं इक्वल थी, पैरेलल थी, लेकिन एक ऑर्बिटल में विपरीत स्पिन के 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक क्या रहता है? क्लॉकवाइज, और एक क्या रहता है? एंटी क्लॉकवाइज। बात सबको समझ में आ गई? ऐसे किसी तत्व के बारे में आपसे पूछ दिया जाए, जैसे बोरान नंबर 5, तो आपने बनाया 1s2 2s2 2p1। अभी हम सिखाएंगे कि आप बाउ के नियम में, अभी इससे सीख लो। तो जैसे आपने पहला बॉक्स बनाया, फिर आपने दूसरा बॉक्स बनाया, फिर आपने तीसरा बॉक्स बनाया। इसमें 1 बनता है, इसमें 1 बनता है, पी में कितने बनते हैं? 3। बॉक्स के नाम रख दिए आपने क्या? 1s, ये क्या हुआ? 2s, ये क्या हुआ? 2p। इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं। 1s में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, तो पहला क्लॉक एंटी क्लॉक। 2s में कितने? 2 क्लॉक एंटी क्लॉक। p में कितना है? 1। अभी p में 2 होते तो फिर 1, फिर 3 होते फिर 1, 4 होते तो एंटी क्लॉकवाइज। बात सबको समझ में आ गई? ये होगा हंस का नियम। ये इतना सब लोग नोट कर लें। अब इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कह सकते हैं कि ये आपकी केमिस्ट्री की आधारशिला है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आप बहुत इजी वे में जितना समझोगे। इसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं, फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूं, परमाणु संरचना प्रारंभिक एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट ए जरूर देखिएगा आप लोग। यूट्यूब चैनल पर हमारे वीडियो पड़ा हुआ है, वो हटाया नहीं गया है। उसमें मैंने आपको कोषों से KLMN से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाए थे 1 से 30 तक, ठीक है। आज कोषों से सिखाएंगे। उसके लिए नियम आता अफबाउ का नियम। अफबाउ कोई वैज्ञानिक नहीं थे। सबसे पहले तो अपने जहन से ये बात निकाल दो कि अफबाउ कोई वैज्ञानिक थे। अफबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है रचना या निर्माण करना। इस नियम की सहायता से तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाया जाता है। और ये नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार किसी परमाणु ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सदैव ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। एक बार फिर मैं क्लियर कर दूं कि अफबाउ जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है रचना या निर्माण करना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार किसी परमाणु ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। इस चीज को बेस मानकर, आधार मानकर तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपकोषों में यानी SPDF में बनाए जाते हैं। SPDF मैं आपको बता चुका हूं, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, P में 6, D में 10, F में 14। इसको ड्रॉ आप जितना इजी करोगे, आपसे विन्यास उतने ही आसानी से बनेंगे। ड्रॉ करना मैं आपको सिखाता हूं। ऐसे आप गिनती लिख दो, 1s 2s 3s 4s 5s 6s, ऐसे आप लिख सकते हैं जितना आप लिखना चाहो। उसके बाद एक छोड़ दीजिए, फिर क्या आएगा 2p, फिर क्या आएगा 3p, फिर क्या आएगा 4p, फिर क्या आएगा 5p, फिर क्या आएगा 6p। इसको आप नीचे से भी कम कर सकते हैं। फिर एक छोड़ दीजिए, क्या आएगा 3d, फिर क्या आएगा 4d, फिर क्या आएगा 5d, फिर क्या आएगा 6d। फिर एक छोड़ दीजिए 4f, क्या हुआ 5f, फिर
है, 1 से शुरू करा, फिर 2 से शुरू करा, फिर 3 से, फिर 4 से। स्केल निकालिएगा। स्केल में क्या करा, आपने इसको इस तरीके से जाने दिया, ठीक, और इस तरीके से आपने इसको छोड़ दिया, ठीक। फिर आपने इसको आने दिया, फिर आपने इसको ऐसे करके छोड़ दिया, फिर आपने इसको आने दिया, फिर आपने इसको इस तरीके से छोड़ दिया। एक बार इसको काटेंगे आप और एक बार इसको छोड़ देंगे, फिर आपने इसको आने दिया। इतने में कहानी हो जाएगा, इसे आप करते रहिएगा। अब इसका क्रम देखिए, पहले ये आएगा, फिर 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 ये आएगा। ऐसे आप बना सकते हैं। अब बोलने का क्रम आप देख सकते हैं। और आप बनाना चाहें तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम ना वेस्ट हो, ज्यादा लंबा वीडियो ना हो, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूं, बट आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, ओके। अब मैं आपको बोलना सिखाता हूं, फिर आपको बनाना। तो पहले बोलने में बताइए, पहले कौन आएगा, 1s, फिर कौन आएगा, 2s, फिर कौन आएगा, 2p, फिर कौन आएगा, 3s, फिर कौन आएगा, 3p, फिर कौन आएगा, 4s, फिर कौन आएगा, 3d। कॉन्सेप्ट क्या है, s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14। अब हम आपको थोड़े थोड़े करके सिखाएंगे। जैसे हमने सिखाया आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। नाम बताओ। 1 नंबर कौन होता, हाइड्रोजन। 2 नंबर कौन, हीलियम। 3 नंबर कौन, लिथियम। 4 नंबर कौन, बेरिलियम। 5 नंबर कौन, बोरान। 6 नंबर कार्बन। 7 नंबर नाइट्रोजन। 8 नंबर ऑक्सीजन। 9 नंबर फ्लोरीन और 10 नंबर नियॉन। ओके, मैं 10 सवाल सिखा रहा हूं, उसमें से कोई एक आएगा। बताइए, 1 का क्या बनेगा, 1s2। सही है, गलत है, गलत, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना, 1, आपने बना कितने दिए, 2, तो आप क्या करोगे, 1s1, ठीक। अब 2 का आपको बनाना, क्या बनाओगे, 1s2। 3 का बनाना, 1s3, गलत, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं, 2, आपने कितने भर दिए, 3, तो आप इसमें कितने जाने दोगे, 2। अब बताओ 1s के बाद कौन आता है, 2s, गिनो। 2 इसमें चला गया, 1 इसमें गया। 4 का बताइए, 1s2, क्या आएगा, 2s2। 5 का बताइए, 1s2, 2s2। अब देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है हमारे, कितने आए, 4, तो 1s के बाद 2s, 2s के बाद क्या आता है, 2p। ये देखिए, अब बताइए p में ज्यादा ज्यादा कितने आते हैं, 6, तो 2 और 2 4 इसमें चले गए, 1, कितने हो गए, 5। फटाफट बनाते जाइए हमारे साथ, जल्दी जल्दी। 2 हो गए, जल्दी जल्दी। 3 हो गए, जल्दी जल्दी। 4 हो गए, 4 हो गए। ज्यादा पढ़ने में सभी लोग ध्यान से देखिएगा। और 9 का बनाएंगे, 1s2, 2s2, 2p5। 6 का बनाएंगे, 1s2, 2s2, 2p6। आई होप अच्छा स्टूडेंट एक बार में क्लियर कर लेता। 10 नंबर कौन था, नियॉन। तो 10 को भरने के लिए 1s में कितने गए, 2, 2s में कितने गए, 2, 2p में कितने गए, 6। कॉन्सेप्ट ये है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s। गाना गाइए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। कॉन्सेप्ट क्लियर, 10 तक आप उतार लीजिए। इसके बाद स्टूडेंट में 11 से 20 आपको सिखाऊंगा। बोले मेरे साथ, 11 बोलो, 12 बोलो, 13 बोलो, 14 बोलो, 15 बोलो, 16 बोलो, 17 बोलो, 18 बोलो, 19 और 20 बोले रहो यार, जैसे क्लास में पढ़ते थे। बोलो क्या, 11 नंबर सोडियम, 12 कौन, मैग्नीशियम, 13 कौन, एल्यूमिनियम, 14 कौन, सिलिकॉन, 15 कौन, फास्फोरस, 16 कौन, सल्फर, 17 कौन, क्लोरीन, 18 कौन, आर्गन, 19 कौन, पोटेशियम, 20 कौन, कैल्शियम। ओके, बनाना सिखाइए। आएगा 11 का, 1s2, 2s2, 2p6। अब देख सकते हैं आप, 2p तक हम लोग पहुंच गए। 2p के बाद कौन आता है, 3s। 3s आप चेक कराओ, 2 2 4 6 10 और 1 11। 12 का बताइए, 1s2, 2s2, 2p6। बताइए भाई लोग, 3s कितने हो गए, 2। जल्दी तुम भी बोला करो, घर पे बैठी हो खाली, चाय पीती जा रही, टीवी देखती जा रही, मोबाइल साथ में चल रहा है। 13 का बोलिए, 1s कौन, 2, 2s कौन, 2, 2p कौन, 6, 3s कौन, 2। चेक कराइए, 2 2 4 6 10 2 12। 3s के बाद कौन आता, 3p, तो 3p में कौन आएगा, 1। चेक कराइए, 2 ये गिनने, ऊपर गिनने, 2 2 4 6 10 2 12 और 1 13। 14 का बोलिए, 1s2, 2s2,
3p6, 3s2 3p कितने हो गए 2, 15 बोलो 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p कितना हो गया 3, 16 बोलो 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p कितना हो गया 4, 16 17 बोलो 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p कितना हो गया 5, और 18 बोलो 1s2 2s2 2p6, बस लास्ट यार बढ़ाना, बाकी सब सेम चला रहा है। 3s2 फिर से लास्ट बढ़ा दो, 3p कितना हो गया 3p हो गया 6, चेक कर ले 2 2 4 6 10 2 12 6 18, 19 का चेक कराइए, बोलो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अब 3p के बाद लोगों को कौन मिलना है 4s, तो कितना हुआ 4s1, ठीक 20 का बताइए 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2, कॉन्सेप्ट क्लियर। ये हो गया आपके 1 से लेकर 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे 21 से 30 तक भी आपको समझ में आ जाएंगे, इतना आप लोग उतार लीजिए। अब इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का वर्गीकरण। तो नाभिक के बारे में जान लो, परमाणु, नाभिक, प्रोटॉन, साथ में न्यूट्रॉन और चक्कर लगाने वाले कौन इलेक्ट्रॉन। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नाभिक को बांटा जाता है मोस्टली 2 वर्गों में। पहले का नाम समस्थानिक आइसोटोनिक, उसके आइसोटोप सॉरी, उसके बाद कौन समभारिक यानी आइसोबार, और इसके अलावा होता है सम न्यूट्रॉनिक, इसके अलावा होता है सम इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि आपको मेरी आदत मालूम है, मैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं पढ़ाता हूं। 4 चीजें 4 अच्छा 4 शब्द बोलेंगे तैयार हो जाएगा। परमाणु क्रमांक समान, क्या नाम समस्थानिक, द्रव्यमान संख्या समान, क्या नाम समभारिक, न्यूट्रॉनों की संख्या समान, क्या नाम सम न्यूट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, क्या नाम सम इलेक्ट्रॉनिक। ये थी 4 शब्दों की पढ़ाई। अब एक बार फिर से कायदे से पढ़ाई कि किसी तत्व के वे परमाणु, किसी तत्व के वे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या यानी जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, कहलाते क्या है समस्थानिक। किसी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं समस्थानिक। प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं परमाणु क्रमांक। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों का योग क्या होता है द्रव्यमान संख्या। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक 1s1 1s2 1s3। अब आप देख सकते हैं तत्व एक ही है हाइड्रोजन, परमाणु क्रमांक भी सबका एक ही है 1 1 1, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है अलग अलग है। तो एक ही तत्व के वे परमाणु इनके क्रमांक क्या हो समान, द्रव्यमान संख्याएं क्या हो भिन्न भिन्न, क्या कहलाते हैं समस्थानिक। कॉन्सेप्ट क्लियर। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आइसोटोप। खोज करने वाले कौन थे रदरफोर्ड और सोडी। अब आ जाइए संभारित। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्याएं क्या हो समान, जिसमें द्रव्यमान संख्याएं समान होंगी और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होगा, वो क्या कहलाएंगे समभारित। बात सबको समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए हमने 2 तत्व लिए x और y, इसका परमाणु क्रमांक है 5 और इसका है 6, लेकिन इसकी द्रव्यमान संख्या 15 और इसकी भी कितनी है 15। तो भिन्न भिन्न तत्व हैं जिनके परमाणु क्रमांक क्या है भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्याएं क्या है समान। ऊपर लिखी होती है वो द्रव्यमान संख्या होती है, वो कहलाते हैं क्या है सम न्यूट्रॉनिक। कॉन्सेप्ट क्लियर। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है वो कहलाते हैं क्या है सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहलाते हैं सम न्यूट्रॉनिक, जिनमें न्यूट्रॉन समान हो। और भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो कहलाते हैं क्या है सम इलेक्ट्रॉनिक। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे Na पॉजिटिव, Mg डबल पॉजिटिव, O डबल नेगेटिव, F नेगेटिव, ये सारे के सारे सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। चेक करेंगे, लेकर करिए आप। सोडियम नंबर 11
एक इसने दे दिया, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिया, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिया। सोडियम नंबर 11 दिया है, कितने बचे 10। मैग्नीशियम नंबर 12 दिए 2, कितने बचे 10। ऑक्सीजन नंबर 8 लिए कितने 2, हो गए कितने 10। फ्लोरीन नंबर 9 लिया कितना 1, हो गए कितने 10। तो सभी के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। तो ये सभी के सभी क्या हो गए, सम इलेक्ट्रॉनिक। बात सबको समझ में आ गई। तो इस तरीके से पढ़ाई अच्छे ढंग से चलाने के लिए बस कमजोरी कहां पर आ रही है, मैं खुल के बात करता हूं, आप मेरा नेचर जानते हैं कि अब इसकी थ्योरी है बहुत सारी लिखाने को, वो हम आपको कैसे लिखाएं। बोर्ड के जरिए हम आपको लिखा नहीं सकते, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, समझा सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकते हैं, अब इसके न्यूमेरिकल बकाया है। इसीलिए कि आज मेरा लास्ट वीडियो है NTSSP SPN चैनल पर। ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिए सभी लोग NTSSP क्लासेस के नाम से, और ऐप डाउनलोड करते ही तुरंत आप घर पे आइए, 2 फोटो लेकर आइए, अपना फॉर्म सबमिट करिए, जिससे 1 अगस्त से आपकी पढ़ाई विधिवत चालू हो जाए और आप एक अच्छे स्टूडेंट बन के निकलें। जो आपने सपने हाई स्कूल में पूरे किए या कुछ अधूरे रह गए, उनको पूरा करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करें, इंटरमीडिएट, जिसकी आधारशिला है हमारा 11th क्लास। तो आप लोगों से फिर मेरा निवेदन है, अप्रैल मई में आपके गार्जियन बहुत कोशिश कर रहे थे कि सर क्लास स्टार्ट करिए, पर जब अब क्लास स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं उसके लिए ऑनलाइन ही एक ऐसा माध्यम है कि हम अपनी बात आप तक कम्युनिकेट कर सकें। वरना हमारा भी मन करता है कि हमारी क्लास में बच्चे बैठे हों, हम आप आमने सामने बैठे हों, मुस्कुराएं, बात करें, ठीक है, कुछ अपनी हम कहें, कुछ आप अपनी कहो, और पढ़ाई भी शुरू हो। लेकिन चूंकि हालात इस तरीके से हैं कि दूरियां बना के चलनी है, इसलिए ऑनलाइन एक ऐसा माध्यम है। आप अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करिए। फर्स्ट ईयर का भी एक बैच मेरा कंप्लीट होने वाला है, आपके नोट्स की फोटोकॉपी मैंने करा दी है। एक बार इस लास्ट वीडियो में मैं आपसे खुद फिर एक बार बोल लूं, फिजिक्स में आपकी बीमा मैंने कंप्लीट करा दी है सारी की सारी, वेक्टर और प्रोजेक्टाइल पूरा कंप्लीट करा दिया, वृत्ति गति वाला चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। केमिस्ट्री में हमने परमाणु संरचना प्रारंभिक भी पढ़ा दी है, आधुनिक भी पढ़ा दी है, सारी बेसिक चीजें बता दी हैं। अब ये डेमो यहाँ पर खत्म हो रहा है। इसके बाद जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहेंगे वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जिससे जो हमारा नया बैच चल रहा है, जैसे इंटरमीडिएट का बैच आप देखते होंगे इस वाले चैनल पर, अब इंटरमीडिएट की कोई भी वीडियो नहीं आती है, क्योंकि इंटर का बैच बन चुका है और वो लोग उस बैच में शामिल हो गए। उनका एक नया चैनल चल रहा है, जिसके अंतर्गत उनको हम नोट्स प्रोवाइड कराते हैं और एक एक हेडिंग को समझाते हैं, एक एक सवाल को लगवाते हैं। इस क्रम में इंटर के फिजिक्स के 2 लेसन खत्म हो चुके हैं और 3 केमिस्ट्री के खत्म हो चुके हैं। 30-31 तारीख को फिर वो बच्चे हमारे पास आएंगे और फिर अगले 3-3 चैप्टर के नोट्स लेके जाएंगे। नोट्स की कोई भी फीस बच्चों से नहीं पड़ रही है, सारे नोट्स हम प्रिंट आउट कराकर खुद स्वयं दे रहे हैं, इससे उनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। अगर अगस्त के बाद अच्छे दिन आ जाएंगे, पढ़ाने की परमिशन मिल जाएगी, हम लोग फिर से क्लास में मूव ऑन करेंगे और क्लास में बैठकर अपनी पढ़ाई को करेंगे। तो ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों को कन्वे कर दीजिए, चाहे वो 9th का स्टूडेंट हो, चाहे 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, चाहे यूपी बोर्ड का बच्चा हो, चाहे CBSE का हो। और गार्जियन से भी मैं कहना चाहूंगा, मुझे लगता है केवल 1 महीने ही शायद आपको कोऑपरेट करना पड़े, सितंबर तक कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, हो सकता अगस्त के लास्ट तक अच्छा हो जाए। तो आप बच्चों को समझाइए, अगर आप नहीं समझाओगे तो बच्चे तो चाहेंगे कि वो खाली रहें। 27 जून से रिजल्ट निकला हुआ है, बच्चों ने पढ़ाई बिल्कुल छू के नहीं देखी है, ठीक है, और खाली वो अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। और पढ़ाई 11th क्लास की बहुत है, फिजिक्स में 2 किताबें, केमिस्ट्री में 2 किताबें, बायोलॉजी में 2 किताबें, मैथ में 2 किताबें। अब बताइए, बच्चे ने भी स्टार्ट नहीं किया है, तो जो 30% अगर सिलेबस कम भी कर दिया गया, अब आप सोच सकते हैं ये सारी चीजें बच्चे के लिए बिल्कुल नए हैं, सारे नए नाम हैं। तो आप भी बच्चों को समझाइए, बच्चे को लेकर आइए, 5 मिनट आपको लगेंगे, आप फॉर्म सबमिट करिए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और हमारे चैनल से जुड़कर पढ़ाई विधिवत चलने दीजिए। और 1 महीने के बाद जैसे हालात सुधरते हैं फिर हम लोग क्लासरूम में मिलेंगे। तो थैंक यू, इतना साथ आप लोगों ने हमारा दिया और इस चैनल को खूब प्रमोट किया, सब्सक्राइब किया, बहुत लोगों में शेयर किया। कुछ वीडियोस ऐसे हैं कि जिनमें हजारों की संख्या में व्यूज आ जाते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में मैंने बार मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर के लोग अभी उतना अवेयर नहीं है, तो वो सारे वीडियोस को फिर से देखें। और इस चैनल पर हम आपको अच्छी जानकारियां देते रहेंगे टॉपिक के साथ। बस इस चैनल पर पढ़ाई चैप्टर वाइज नहीं चलेगी, क्योंकि ये चैनल केवल पढ़ाई के लिए नहीं बनाया गया था, ये सारी गतिविधियों के लिए बनाया गया कि कोई भी 30 युवा है, कोई मैसेज कन्वे करना है, कोई बात बतानी है,
उसके लिए इस चैनल को बनाया गया था। तो ये आज हमारा लास्ट वीडियो था। अब इसके बाद हमसे जुड़ने के लिए आप NTSSP में आकर अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। थैंक यू वेरी मच।